जी गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट कंपनसेटिंग एंड इक्विवेलेंट वेरिएशंस। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्टडी कर लिया था। आई होप वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होती है और इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या होती है, ठीक, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, सॉरी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं? या तो लोगों की इनकम चेंज हो सकती है, क्योंकि देखिए जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कंजम्पशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक कंज्यूमर्स की इनकम और दूसरी गुड्स की प्राइसेस। ठीक है, तो अगर इस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल इनकम में कोई चेंज आ जाए या गुड्स की प्राइसेस में कोई चेंज आ जाए, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स की वेलफेयर भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को ये कहती हूँ कि कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इनकम जो है वो डबल हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल? वेलफेयर एक्चुअली क्या है? वेलफेयर एक सिंगल जो इंडिविजुअल की यूटिलिटी है, अगर आप उसको एग्रीगेट कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे लोगों की यूटिलिटी जो कहलाती है वो वेलफेयर कहलाती है। एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी को आप सम अप कर दोगे बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? वेलफेयर। तो अब वेलफेयर पे क्या इफेक्ट होता है इन चेंजेस आने से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आने से? लाइक अगर इनकम लोगों की डबल हो जाती है तो ऑब्वियसली लोगों की वेलफेयर क्या होगी? वो इम्प्रूव हो जाएगी, पहले से ज़्यादा होगी, दे विल बिकम बेटर ऑफ देन बिफोर। ठीक है, अब वो पहले से ज़्यादा इस पोजिशन में होगी कि ज़्यादा जो गुड्स हैं वो परचेज कर सकें। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये कहती हूँ कि गुड की प्राइस, जितने भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, उसकी किसी एक गुड की प्राइस चेंज हो जाती है, लाइक प्राइस इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज से क्या होगा? कंज्यूमर्स की वेलफेयर ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, वेलफेयर कम हो जाएगी ना, बिकॉज नाउ द परचेजिंग पावर और रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स हैज डिक्रीज्ड। तो इसकी वजह से मतलब ये सब चीज़ें हम अभी देखने जा रहे हैं थ्रू द टू मेजर्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंज्यूमर्स की वेलफेयर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाएं, ये हम कंपेंसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशंस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज कंपेंसेटिंग वेरिएशन। Compensating variation actually क्या है? This is the monetary cost of restoring an individual to an initial level of utility after an increase in price of a good. That is compensating variation in money income to allow for price change. अब देखें compensating variation का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल किसी गुड की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है कि जाहिर है कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है या उसकी रियल इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उस रियल इनकम डिक्रीज होने की वजह से ऑब्वियसली कंज्यूमर जो है पहले से कम जो है वो गुड को परचेज करेगा जिसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब उसको हम ये चाह रहे हैं कि हम कंज्यूमर को कंपनसेट कर दें, यानी उसको जो उसका डिक्रीज आया है यूटिलिटी में हम उसको ऑफसेट कर दें बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा इनकम इक्वल टू दैट लॉस इन यूटिलिटी। ठीक है, जितना यूटिलिटी में लॉस आया है उस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उतना ही हम उसको अमाउंट ऑफ मनी इनकम दे दें, यानी कंपनसेट कर दें उसको जितना प्राइस इंक्रीज की वजह से उसकी यूटिलिटी कम हुई है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ जितना हम उसको देंगे तो वो दोबारा से उसी यूटिलिटी लेवल पे आ जाएगा ना, ओरिजिनल जितना प्राइस कम ज़्यादा होने से पहले थी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि द कंज्यूमर विल नॉट फील बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? इट विल रिमेन द सेम। दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, हम मतलब कंज्यूमर को इतनी इनकम मतलब उससे उसको दे देंगे कि वो दोबारा से इनिशियल यूटिलिटी लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या है? Equivalent variation is the income reduction that is equivalent in its effect on welfare to an increase in price of the good. That is the variation in money income equivalent to the price change. Equivalent variation क्या है कि अगर suppose price increase हुई है
सॉरी, सपोज प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो हम उसको उससे उसको इतनी इक्विवेलेंट इनकम दे दें कि वो ओल्ड प्राइसेस पे न्यू यूटिलिटी लेवल के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेरिएशन। अब ये तो आप थ्योरेटिकली इसको स्टडी कर रहे हो, बट जब हम इसको ग्राफिकली स्टडी करेंगे तो ये हमें ज़्यादा जो है सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। अब ये कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशंस, यानी ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं कंज्यूमर की मनी इनकम के अंदर, तो ये हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। यानी एक जो मेथड दिया है वो हिक्स ने भी दिया, जॉन हिक्स has given a method for adjusting the consumer's income after the change in price of the good, ठीक है, वो हिक्स कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशन कहलाता है। तो हिक्स कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या है? नाउ लेट्स डिस्कस हिक्स कंपनसेटिंग वेरिएशन फर्स्ट। अब कंपनसेटिंग वेरिएशन में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम कंज्यूमर की इनकम को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं आफ्टर द चेंज इन प्राइस, कि जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है उसकी यूटिलिटी सेम रहेगी, बट प्राइसेस विल बी द न्यू, ठीक है, न्यू सेट ऑफ प्राइसेस के ऊपर इनिशियल यूटिलिटी के ऊपर होगा कंज्यूमर। Hixian approach is based on the presentation of income and substitution effects, which we have discussed yesterday, ठीक है। हम लोगों ने जो पिछले उसमें किया था लेक्चर में, वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो डीकम्पोजिशन हमने की थी इन द प्राइस इफेक्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, ठीक है। वी आर डूइंग द सेम थिंग, लेकिन हम थोड़ा उसको टेक्निकली अब उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब आप लोग देख सकते हो कि हम प्राइस इन गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज का केस देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गुड एक्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, सपोज, अच्छा इनिशियली क्या है, अगर गिवन प्राइस और गिवन इनकम कंज्यूमर की जो है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द बजट लाइन y1x1, ठीक है, ये लाइन है, एंड द कंज्यूमर इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1, ठीक है। ये अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्लियरली। कंज्यूमर इनिशियली पॉइंट ई के ऊपर इक्विलिब्रियम है, वेयर ही परचेजेस x2 ऑफ गुड एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स increases, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी गुड एक्स की, तो द बजट लाइन विल रोटेट टू द लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बजट लाइन क्या बन जाएगी, y1 x2 हो जाएगी। Now at this new budget line, the consumer will be in equilibrium at this point, at point E2, ठीक है। अब वो आप देखोगे obviously as a result of price increase of good X, the consumer has become worse off because he has reached the lower indifference curve now, ठीक है। अब वो पहले से lower indifference curve के ऊपर पहुंच गया है ना, ऑब्वियसली उसकी यूटिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, उसकी वेलफेयर डिक्रीज हो गई है। सो वी हैव टू कंपनसेट हिम फॉर दिस लॉस इन यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये जो यूटिलिटी लेवल उसकी कम हो गई है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, हमें उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी इनकम उसको देना है ताकि हम उसको कंपनसेट कर सकें फॉर दिस लॉस इन यूटिलिटी। So for this, we have to draw an imaginary budget line that is tangent to the original indifference curve at any point, ठीक है। तो हम जो है ये budget line एक draw करेंगे, ठीक है। We have drawn a budget line YCXC, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमने ड्रॉ की, that is tangent to the original indifference curve U1 at point EC, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये टेंजेंट है। अब क्या हो गया है, ये जो हमारे पास हमने जो इतनी इनकम उसको दे दी है, YC अमाउंट ऑफ इनकम हमने उसको दे दी है, दिस इज कॉल्ड ए कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, ठीक है। ये हमने इनकम उसको क्यों दी है, बिकॉज वी हैव कंपनसेटेड द कंज्यूमर फॉर द लॉस इन यूटिलिटी
बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, हमने कंपनसेट कर दिया है कंज्यूमर को इतनी इनकम उसको देकर। ठीक है, और वो क्या हो गया है कि ओरिजिनल यूटिलिटी लेवल पे पहुंच गया है, उसकी यूटिलिटी क्या हो गई है, अब कम नहीं हुई है पहले से, बल्कि इट हैज रिमेन्ड द सेम बिकॉज द कंज्यूमर हैज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम टू अनदर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, U1 के ऊपर उसने मूव किया है ना, he has moved from point E1 to EC as a result of compensating variation in income। ठीक है, आ गई बात समझ। ये कंज्यूमर ने जो है वो कहाँ से कहाँ मूव किया है, E1 से EC की तरफ मूव किया है, जब हमने उसको कंपनसेट कर दिया है इनकम के अंदर। ठीक है, तो अब ये दिस इज द सेम थिंग जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट वाज द केस ऑफ प्राइस डिक्रीज। ये आपका प्राइस इंक्रीज का केस है। प्राइस इंक्रीज के सिचुएशन में ज़ाहिर आपको पता है वो पहले से कम उस गुड को लेगा जिसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो अब ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स कितने कितने होंगे। ऑब्वियसली जब कंज्यूमर एक ही इंडिफरेंस कर्व के अलोंग एक से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है ना, बिकॉज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट द रिलेटिवली चीपर गुड फॉर द रिलेटिवली डियरर वन। अब जो है गुड एक्स आपका रिलेटिवली डियरर हो गया है, तो ऑब्वियसली और ये आपका गुड बाय जो है रिलेटिवली चीपर हो गया है क्योंकि इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। सो द कंज्यूमर increases the consumption of y and decreases the consumption of x। तो ये आपका substitution effect produce हुआ है। The movement from E1 to EC is a substitution effect। ठीक है, और second effect क्या है, second effect is a movement from E2 to EC। ठीक है, ये आपका income effect है because with the rise in price of good X, the consumer has felt himself to be poorer than before, यानी worse off हो गया ना पहले से। तो as a result of this हमने उस वो यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया था ना, as a result of increase in price of X, लेकिन हमने उसको इतनी इनकम दे दी है, ये Y1 Y से इनकम उसको दे दी है टू compensate him, ताकि उसकी इनकम ताकि उसकी जो यूटिलिटी है वो सेम रहे। ठीक है, तो E2 से EC की तरफ मूवमेंट जो है दिस शोज इनकम इफेक्ट, और ये अमाउंट जो हमने उसको दे दिया है कंज्यूमर को, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ठीक है, तो ये आपका हिक्स कंपनसेटिंग वेरिएशन कहलाती है इन केस ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन केस ऑफ हिक्सियन कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, यहाँ क्या हुआ है कि जब कंज्यूमर जो है E1 से EC की तरफ गया है एज अ रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड E2 से EC की तरफ गया है एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम इफेक्ट, तो अगर आप लोग देखोगे कंपेयर करोगे ओरिजिनल जो हमारी जो बजट लाइन थी Y1 X1 और आपकी जो ये कंपनसेटेड लाइन है YC XC, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, ये आपकी सेम यूटिलिटी एंड न्यू सेट ऑफ प्राइसेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इन केस ऑफ हिक्स कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, यहाँ क्या है, सेम यूटिलिटी या इनिशियल यूटिलिटी एंड न्यू सेट ऑफ प्राइसेस, सेम यूटिलिटी एंड न्यू प्राइसेस। ठीक है, न्यू प्राइसेस कैसे, सेम यूटिलिटी तो आपको पता है ना कि द कंज्यूमर हैज मूव्ड ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, एक से दूसरे पॉइंट की तरफ एक ही इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव किया उसने, तो यूटिलिटी लेवल उसकी क्या हो गई है, सेम रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम उसका वो देखें, प्राइसेस को देखें, तो प्राइस का क्या होगा कि जो आपकी ओरिजिनल बजट लाइन तो ये थी ना Y1 X1 अब न्यू बजट लाइन आपकी Y1 X2 थी आफ्टर द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, उसी के पैरेलल हमने लाइन जो ड्रॉ की है YC XC उसको कंपनसेट करने के लिए, तो ये इसके पैरेलल है विच मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द न्यू सेट ऑफ प्राइसेस। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड के इन केस ऑफ हिक्स कंपनसेटिंग वेरिएशन, इनिशियल यूटिलिटी एंड न्यू सेट ऑफ प्राइसेस। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू सॉरी ये आपका स्टार्ट में ही लिखा हुआ होगा।
ठीक है, इनिशियल यूटिलिटी एंड न्यू प्राइसेस, ठीक है, कंपनसेटिंग वेरिएशन के लिए। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस Hicks equivalent variation. For equivalent variation, the benchmarks for our analysis are the new utility and original prices. ठीक है, अब क्या है, अब इसके ऑपोजिट सिचुएशन आ गई है, न्यू यूटिलिटी एंड ओरिजिनल प्राइसेस। अच्छा, अब एक इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या है कि initially the consumer's budget line is y1 x1 and he is in equilibrium at point e1, ठीक है, और ओरिजिनल जो आपका इंडिफरेंस कर्व है u1 है। now what happens when price of good x increases? as a result of this the new budget line becomes y1 x2, ठीक है, ये न्यू बजट लाइन है y1 x2 as a result of price increase। तो आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी एट पॉइंट E2, ठीक है। द कंज्यूमर नाउ मूव फ्रॉम E1 टू E2 एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट, ठीक है, कि गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज हुई है तो ही हैज मूव फ्रॉम E1 टू E2। अब जो है देखें, वी हैव टू कंपनसेट द कंज्यूमर फॉर दिस लॉस इन यूटिलिटी। अच्छा, अब हमें उसको किस तरह से उसकी इनकम को हमें इक्विवेलेंटली एडजस्ट करना है सो दैट उसकी जो यूटिलिटी है दैट हैज डिक्रीज, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हमने जो इमेजिनरी बजट लाइन ड्रॉ की है दैट इज वाई सी एक्स सी। आप लोग देख सकते हो वाई सी एक्स सी हमने इस तरह से ड्रॉ की है कि जो ये लाइन है इट बिकम्स टेंजेंट टू द न्यू इंडिफरेंस कर्व U2 एट पॉइंट EC, ठीक है। हमने वाई सी एक्स सी को इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये न्यू आपके जो इंडिफरेंस कर्व है लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी हमने उसकी इनकम को एडजस्ट किया है, यानी हमने उसकी कंज्यूमर की इनकम को एडजस्ट कर दिया है सो एज टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका ये अमाउंट आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। तो द कंज्यूमर हैज मूव फ्रॉम E1 टू EC रिजल्टिंग फ्रॉम इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आपकी ओरिजिनल जो बजट लाइन थी ये थी, ठीक है, और न्यू बजट लाइन आपकी ये वाली है, ठीक है, और जो आपने उसकी एडजस्टेड जो इनकम लाइन है ये वाली है। तो अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास जो ये आपके पास इनिशियल ये जो आपकी एडजस्टेड जो बजट लाइन है वाई सी एक्स सी, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस लाइन को के स्लोप को शो कर रही है ना, विच मीन्स नो चेंज इन प्राइसेस। तो प्राइस जो है प्राइसेस हैं दीज रिमेन द सेम, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल जो बजट लाइन है y1 x1 उसके पैरेलल है ना, विच मीन्स नो चेंज इन प्राइसेस बट द चेंज इन यूटिलिटी ओनली, ठीक है। यूटिलिटी लेवल जो है वो चेंज हो गया है जिस तरह से कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, न्यू यूटिलिटी एंड ओरिजिनल प्राइसेस, ठीक है। ये भी अब आपको अपने माइंड में रखना है। हिक्स इन केस ऑफ हिक्स इक्विवेलेंट वेरिएशन देयर इज न्यू यूटिलिटी एंड ओरिजिनल प्राइसेस, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट वेरिएशन है, ठीक। So reduction in income to the consumer equivalent to the reduction in utility associated with the price increase, but at old prices would require a monetary transfer of y1 minus yc, ठीक है। तो ये जो y1 minus yc हमने कंज्यूमर की इनकम को एडजस्ट किया है टू शो द इक्विवेलेंट वेरिएशन इन इनकम, ये आपकी वेलफेयर चेंज को शो कर रही है, ठीक है। अब कंपनसेटिंग वर्सेस इक्विवेलेंट वेरिएशन, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, ये आपके डिफरेंट मेजर्स हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशन को अगर हम देख लें, ये आपके डिफरेंट मेजर्स हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ रिलेटिव प्राइसेस। कंपनसेटिंग वेरिएशन मेजर यूजेस द न्यू प्राइसेस, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कंपनसेटिंग वेरिएशन में न्यू प्राइसेस को हम देखते हैं और इक्विवेलेंट वेरिएशन में हम ओरिजिनल प्राइसेस को देख रहे हैं, ठीक। अब अगर हम कंपेयर करें
हिक्स का कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशंस को एक ही डायग्राम में, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है ये आपके पास y1 x1 ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है, और कंज्यूमर का ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E1. Now as a result of compensating variation in income, we have drawn the budget line YCC XCC. ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला बन गया है, ठीक है, तो कंपनसेटिंग वेरिएशन आपकी ये अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है, Y1 YCC. ऑन द अदर हैंड अगर हम इक्विवेलेंट वेरिएशन को शो करें इन केस ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑफ गुड एक्स, तो ये क्या होगा, आपका ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप ये न्यू इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे YCE XCE, ठीक है, और ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा दैट इज दिस वन, ये आपकी इक्विवेलेंट वेरिएशन को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको एक ही डायग्राम में इन दोनों को कंपेयर किया हुआ है. अच्छा, अब स्लज की का एक जो ये है स्लज की कंपनसेटिंग एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन, एक और आपका मेथड यहाँ पे आता है, स्लज की ने एक्सप्लेन किया है कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशन का, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली हिक्स के जो कंपनसेटिंग और इक्विवेलेंट वेरिएशन है उसके साथ कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है, it requires knowledge of the precise shape of indifference map. This difficulty can be overcome by using the approximation known as Slutsky real income. ठीक है, अगर हमारे पास वो ना भी हो इंडिफरेंस मैप, तो हम स्लज की रियल इनकम के थ्रू जो है कंज्यूमर की इनकम को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि द कंज्यूमर इज एबल टू परचेज द इनिशियल बंडल ऑफ गुड्स एट द न्यू सेट ऑफ प्राइसेस, ठीक है, जाहिर है आप देखते हो कि गुड की अगर प्राइस चेंज होती है, ठीक है, गुड की प्राइस चेंज होने के साथ ऑब्वियसली कंज्यूमर की कंजम्पशन भी तो चेंज होगी, ठीक है, उसका कंजम्पशन सेट या हम ये कह सकते हैं उसका जो ऑप्टिमल बंडल होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा. बट अगर हम कंज्यूमर को इस तरह से उसकी इनकम को एडजस्ट कर दें कि आफ्टर द प्राइस चेंज द कंज्यूमर इज एबल टू परचेज द सेम ऑप्टिमल बंडल, तो ये आपका स्लज की कंपनसेटिंग वेरिएशन कहलाता है, ठीक है. कांस्टेंट स्लज की रियल इनकम इज defined by a budget constraint that permits purchase of the initial bundle of goods at the new set of prices, ठीक है, सेट ऑफ प्राइसेस तो नहीं होगा बट क्या होगा कि ओरिजिनल बंडल ही वो परचेज कर सकेगा. अब स्लज की कंपनसेटिंग वेरिएशन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इनिशियल बजट लाइन y1 x1, ठीक है, where the consumer is in equilibrium at point E1. Now what happens when price of x rises, this will cause the budget line to move to y1 x2, ठीक है, and the new equilibrium is at point E2. और ये आप देख सकते हैं कि the consumer has moved to the lower indifference curve as a result of price increase of x. तो अब क्या हुआ है, अब हमें जो है स्लज की मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लज की कंपनसेटिंग वेरिएशन. फॉर दिस पर्पज वी हैव टू ड्रॉ द इमेजिनरी बजट लाइन YCXC, ठीक है, हम न्यू बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं YCXC so that it passes through the same बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है, सेम आपका इनिशियल बंडल क्या था, उसी इनिशियल बंडल में से ये पास करेगी बजट लाइन, दैट इज E1, ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है, तो ये ओरिजिनल बंडल में से गुजर गई. अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस इज, अब ये जो यहाँ डिफरेंस आया है YC माइनस Y1, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन, जो स्लज की का मेथड है, ठीक है, स्लज की कंपनसेटिंग वेरिएशन. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यानी जब प्राइसेस चेंज नहीं हुई तो आपकी बजट लाइन y1 x1 थी, ठीक है, आफ्टर द प्राइस चेंज, आफ्टर द प्राइस इंक्रीज ऑफ x, बजट लाइन इज बिकम y1 x2. अब ये आपकी जो हमने न्यू बजट लाइन ड्रॉ की है YCXC टू कंपनसेट द कंज्यूमर फॉर द राइज इन प्राइस ऑफ गुड x, ये आपकी YCXC आपकी न्यू प्राइसेस को शो करी है ना, तो न्यू सेट ऑफ प्राइसेस
और ये आपका ओरिजिनल बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है, ये उसको शो कर रही है। तो स्लज की compensating variation will always be greater than the Hicks compensating variation for a price increase, ठीक है, and less for a price fall। तो स्लज की compensating variation है, this is greater than Hicks compensating variation for a price increase। अगर आप लोग यहाँ पे देख लोगे Hicks का compensating variation उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्लज की का इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, इनिशियली कंज्यूमर्स बजट लाइन इज y1 x1, ठीक है, और ये दिस u1 इज इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, e1 इज इनिशियल ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर, ऑप्टिमल बंडल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ गुड x rises, the budget line becomes y1 x2, और जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज e2, ठीक है, e2 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया है। अब जो स्लज की इक्विवेलेंट वेरिएशन है उसके थ्रू हमने कंज्यूमर की इनकम को इस तरह से एडजस्ट करना है सो दैट द न्यू बजट लाइन passes through the new इंडिफरेंस कर्व u2, ठीक है। तो ये yc हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये ओरिजिनल आपके न्यू जो बंडल है e2 उसमें से क्रॉस करे, ठीक है, हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो अमाउंट है इक्विवेलेंट, ये आपका अमाउंट y1 माइनस yc, ये आपका क्या है, स्लज की इक्विवेलेंट वेरिएशन। हमने कंज्यूमर की इनकम को इस तरह से एडजस्ट कर दिया दैट ही मूव फ्रॉम पॉइंट e1 टू e2, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट वेरिएशन है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका हमने जो न्यू बजट लाइन ड्रॉ की है YCXC, दिस इज पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, ठीक है, y1x1 बिफोर द चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज से पहले वाली के साथ ये के पैरेलल है ना, ये y1x1 के पैरेलल है, विच मीन्स के ओरिजिनल प्राइसेस और न्यू यूटिलिटी लेवल, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ओरिजिनल प्राइसेस एंड न्यू यूटिलिटी लेवल। तो ये आपका जो है स्लज की इक्विवेलेंट वेरिएशन। फॉर अ प्राइस इंक्रीज स्लज की इक्विवेलेंट वेरिएशन विल बी लेस देन हिक्सियन इक्विवेलेंट वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया हुआ है कि जो स्लज की इक्विवेलेंट वेरिएशन है दिस इज लेस than Hicksian equivalent variation in case of price increase and will be greater than Hicksian equivalent increase, Hicksian equivalent variation for a price decrease। अच्छा, अब स्लज की इक्वेशन हम देख लेते हैं और कंपनसेटिंग वेरिएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लज की इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कंसिडर सिंपल स्लज की कंपनसेटिंग वेरिएशन डायग्राम। अच्छा, अब देखिए, मनी इनकम रिमेन्स द सेम बट द प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइंस। अच्छा, एक्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम जो है वो सेम रहती है, इट विल कॉज द बजट कॉन्स्ट्रेंट टू पिवोट अराउंड द वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइंस, ठीक है, एक्स की प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, तो ठीक है, ये डायग्राम में अगर आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियल जो बजट लाइन है दैट इज दिस वन, आई नॉट ओवर पी एक्स नॉट, ठीक है, ये ओरिजिनल बजट लाइन है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई नॉट, परचेजिंग एक्स नॉट ऑफ good x and y naught of good y। Now what happens when price of good x falls? As a result of this, the budget line rotates to this one, I naught over p x I, ठीक है, सॉरी p x1।
तो ये आपका न्यू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दैट इज E1, ठीक है। ये E1 पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। नाउ द कंज्यूमर परचेजेस X1 ऑफ गुड X एंड Y1 ऑफ गुड Y, ठीक है। अब जो है हमने स्लज की कंपनसेटिंग वेरिएशन को शो करना है ना, तो ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉ द न्यू बजट लाइन दैट क्रॉसेस द ओरिजिनल द न्यू इक्विलिब्रियम, सॉरी द न्यू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये न्यू इंडिफरेंस कर्व से क्रॉस करी है लाइन। तो ये आपका जो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि द कंज्यूमर इज नाउ एबल टू परचेज द सेम सेट ऑफ गुड्स एज बिफोर द प्राइस चेंज, ठीक है। तो ये वाई नॉट एक्स नॉट ही परचेज कर रहा है आफ्टर द प्राइस चेंज। तो ये आपकी किसको शो कर रही है? दिस शोज ये जो न्यू बजट लाइन है जो हमने कंज्यूमर की इनकम को एडजस्ट करने के लिए कंपनसेटिंग वेरिएशन शो करने के लिए हमने लाइन ड्रॉ की है, ये रिफ्लेक्ट किसको कर रही है? आपकी न्यू प्राइसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक मिनट, जी। तो अगर हम देख सकते हैं कि वी कैन नाउ कैलकुलेट द चेंज इन इनकम इम्प्लिसिट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स बाय ड्राइंग बजट कॉन्स्ट्रेंट विद द स्लोप डिटरमिन्ड बाय द न्यू रिलेटिव प्राइसेस दैट हैज अ मनी इनकम लेवल जस्ट सफिशिएंट टू परचेज द ओरिजिनल बंडल। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें कि कंज्यूमर की इनकम को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि नाउ इवन आफ्टर द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, वो गुड की क्वांटिटी को पहले से ज़्यादा नहीं ले रहा। अगर इवन अगर वही सेम क्वांटिटी ले रहा है इवन आफ्टर द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, तो वो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ना, ये जो एडजस्ट किया इनकम को, ठीक है। तो वो सेम सेट ऑफ गुड्स को वो परचेज कर रहा है। सो हम अगर देखें आई नॉट इज इक्वल टू पी एक्स नॉट प्लस पी वाई नॉट, ये जो आपके पास बजट इक्वेशन होती है ना, आपको पता है कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, जो आपकी एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई, अगर हम इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली दिस विल ऐड टू द टोटल मनी इनकम, यानी टोटल मनी इनकम शुड बी एग्जॉस्टेड एट द परचेज ऑफ द टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक। तो ये आपका ओरिजिनल जो है वो बजट लाइन को शो करिए, ये जो आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है, इसको शो करिए ये इक्वेशन। और ये जो आपके पास न्यू है I1 पी एक्स नॉट प्लस पी वाई नॉट, ठीक है, ये आपकी किसको शो करिए? आपकी इस वाली लाइन को शो करिए, ठीक है। अच्छा, एंड कंपनसेटिंग डिफरेंस इन इनकम। अच्छा, अब अगर हम कंपनसेटिंग डिफरेंस इन इनकम को कैलकुलेट करें, जो हमने कंपनसेट किया है कंज्यूमर को, तो I1 माइनस आई नॉट, अगर आप लोग इसको माइनस कर दोगे इसमें से I1 में से इस इक्वेशन को इसमें इसको इसमें से माइनस आप कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि पी एक्स नॉट प्लस पी वाई नॉट माइनस पी एक्स नॉट माइनस पी वाई नॉट। तो ये अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी एक्स वन माइनस पी एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट एंड डिस्क्रीट चेंज नोटेशन। अगर आप इसको चेंज के फॉर्म में शो कर देंगे, ठीक है, ये आप न्यू सेट ऑफ प्राइसेस माइनस ओल्ड सेट ऑफ प्राइसेस, तो ये चेंज इन इनकम, ठीक है। यानी आई वन माइनस आई नॉट का क्या मतलब है कि आप इनकम चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, आप इनकम को चेंज कर रहे हैं ना, ये आपकी ये वाली, ठीक है, आप इसको इसको शो कर रहे हैं। तो I1 माइनस आई नॉट, इसका क्या मतलब है? डिफरेंस। तो डेल्टा आई से आप शो कर दोगे चेंज इन इनकम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या है आप ये देख रहे हैं ना, चेंज इन प्राइसेस, न्यू सेट ऑफ प्राइसेस माइनस ओल्ड सेट ऑफ प्राइसेस,
यानी डेल्टा पी एक्स, ठीक है, इसको आप डेल्टा पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दोगे और इनटू एक्स नॉट, ये ओरिजिनल जो आपके पास बंडल ऑफ गुड एक्स, ये सॉरी ओरिजिनल जो कंजम्पशन है गुड एक्स की आपके एक्स नॉट से आप शो कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज the change in price and the change in income both move in the same direction. अब ये जो आपका है, this is the compensating variation in income। ये जो ये अमाउंट, यानी हमने जो कंज्यूमर की इनकम को इस तरह से एडजस्ट किया है कि द कंज्यूमर इज एबल टू परचेज द सेम बंडल ऑफ गुड्स आफ्टर द चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये इस अमाउंट को शो कर रहा है, डेल्टा आई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप लोग देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ चेंज द क्वांटिटी डिमांड होल्डिंग रियल इनकम कांस्टेंट। जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करते हैं, आपको पता है ना कि द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट द रिलेटिवली चीपर गुड फॉर द रिलेटिवली डियरर वन। तो approximating the using the Slutsky approximation is represented in the diagram below, ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन, दिस वन ओरिजिनल जो बंडल है ई नॉट, और ये न्यू इक्विलिब्रियम आपका किस पॉइंट पे होगा, E1, ठीक है। तो कंज्यूमर मूव फ्रॉम ई नॉट टू E1 एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट, ठीक। अब क्या है, वी हैव एडजस्टेड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हमने इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की है, दैट पासेस थ्रू द ओरिजिनल बंडल, ठीक है। ये वही जो स्लट्स की कंपनसेटिंग वेरिएशन के थ्रू हमने कंज्यूमर की इनकम को एडजस्ट किया है, सो दैट। अच्छा एक मिनट, ये आप लोगों का ये मीटिंग एंड होने वाली है। ये बीच में से क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं आपको टाइम पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी।